बच्चों में कक्षा 12 की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जिसकी इकाई 1 जीव जनन हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। किसमें लैंगिक जनन? लैंगिक जनन क्या है, कैसे संपन्न होता है, इसकी चर्चा हमने आपके बीच में नेक्स्ट क्लास में किया था, विधिवत बताया था। बच्चों, आज है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। किन पादपों में? पुष्पी पादप। देखिए बच्चों, इस प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उनमें से कुछ पुष्प वाले हैं, ऐसे पौधे जो पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं, कुछ में फूल नहीं खिलते। तो जिन पौधों में फूल खिलता है, पुष्प निकलता है, उन पौधों को हम एक अलग वर्ग में रखते हैं। उन्हें हम जिसे आवृत जो है उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनको एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। और उसमें बेटा ऐसे पौधे जिन पौधों में पुष्प खिलता है, पुष्प पाया जाता है, उन सभी पौधों को हम पुष्पी पादप कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि पुष्पी, एक क्वेश्चन है, पुष्पी पादप क्या है, तो उत्तर आएगा ऐसे सभी पादप, ऐसे सभी पादप जिनमें पुष्प पाया जाता है, उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पी पादप। अब इन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। एक बार आपको फिर रिवीजन कर दे रहा हूँ। पुष्प में कुल हमने 4 भाग बताए थे। पहला वाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। वाह्यदल पुंज क्या है? जो जब पुष्प खिलने के पहले कली के रूप में रहता है, उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके चारों ओर ये लगा रहता है। इसकी संख्या पौधे के अनुसार अलग अलग होती है। और दलपुंज क्या है? दलपुंज खिलने, पुष्प खिलने के बाद जो रंगीन भाग हमको परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, उसे हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज का कार्य यह है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना। उसका उस खींचने के पीछे उसका एक स्वार्थ होता है, क्योंकि उसे परागण क्रिया करनी होती है। परागण क्या है कि स्त्री पुंकेसर से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, इसकी आपको परागण कहते हैं। तो इस परागण करने के लिए ये जो है दल पुंज क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। जैसे भंवरे हैं, एक पुष्प से पराग को लिए उड़ करके दूसरे पुष्प गए, तो जो वहाँ से उनके पैर में, उनके मुख में लगा रहता है, वो जाके दूसरे पुष्प पहुँच जाता है, वहाँ गिर जाता है तो परागण हो जाता है। इस प्रकार से वो दल पुंज होता है। और तीसरा हमने बताया था पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग है। और चौथा हमने बताया था स्त्री केसर। तो हमको अब चूंकि लैंगिक जनन हमकी चर्चा करनी है, तो लैंगिक जनन क्रिया में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही भाग लेते हैं। तो हम लिया इसका पुंकेसर। पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 2 प्रमुख पौधे के पुष्प के भाग हैं जो लैंगिक जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब इस पुंकेसर की संरचना और स्त्री केसर की संरचना के विषय में थोड़ा सा हम आपको चर्चा करेंगे। पुंकेसर में एक मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला भाग है
पूतंतु। पहला भाग है पूतंतु। एक लंबी डंडी के आकार की संरचना होती है जो पुष्पासन से निकल करके ये ऊपर की ओर बढ़ती है, इसे हम पूतंतु कहते हैं। ये कभी कभी जो है किसी पौधे में वर्ती स्त्री केसर से भी निकलती है। अलग अलग पौधों के अनुसार पर इनका अलग अलग उत्पत्ति होती है। कुल मिलाकर के पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे हम पूतंतु कहते हैं, और दूसरा है पराग कोश। दूसरा है पराग कोश। ये पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला पूतंत, दूसरा पराग कोश। स्त्री केसर में भी 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ये 3 भाग जो है स्त्री केसर में होते हैं। वर्तिकाग्र ये जो है स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। यह लसलसा चिपचिपा पदार्थ यहाँ पाया जाता है, जिससे पराग कण आए तो यहाँ चिपक जाए, कहीं बाहर न जाने पाए। इसलिए वर्तिकाग्र का अगला भाग, ऊपरी भाग लसलसा और चिपचिपा होता है। और वर्तिकाग्र एक पतली गर्दन के रूप में होती है, जहाँ से जो है पराग नली निकल करके नीचे आती है। और तीसरा है अंडाशय। अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, पराग कोश में क्या मिलता है, यहाँ ये पराग कण पाया जाता है, यहाँ का पाया जाता है, अंड पाया जाता है। ये दोनों मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो संतान को उत्पन्न करता है, जो संतान उत्पन्न कर। यह पूरी प्रक्रिया चलती है। तो बच्चों, अब पुंकेसर हमने आपको बताया कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। हम उसकी संरचना आपको, क्योंकि पुंकेसर क्या करता है, वो परागकण का निर्माण करता है। तो पुंकेसर परागकण का निर्माण कैसे करता है, इसकी हम चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। जो है ये पराग पुंकेसर की संरचना है, हम आपको बना रहे हैं। इस प्रकार से ये कहलाएगा पूतंतु। ये पराग कोश है। इस पराग कोश की संरचना जब हम बनाएंगे बच्चों, तो इस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा इस तरह से। ये बनेगा। इस तरह से इसकी संरचना होती है, और बीच में एक ठो होता है। अब बच्चों यहाँ पर इस तरह से परागकण भरे रहते हैं। यह 2 पालियों में होती है।
यहाँ से निकल करके परागकण बाहर आते हैं। ये संरचना ये 2 पालियों में रहती है, इस तरह से बनती है। ठीक, अब इसे हम कहते हैं पराग कोश। ये हैं पराग कण। ठीक, इस तरह से ये पूरी संरचना बनती है। पुंकेसर की संरचना है, एक पुतंतु है, इसमें पराग कोश पाया जाता है। इस पराग कोश की जब हम जो है लंबवत काटते हैं, इस प्रकार से हमको संरचना प्राप्त होती है। ये छोटे छोटे पराग कण हैं, ये निकलते हैं। इस पराग में 4 कोष्ठक होते हैं। ये कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन चारों कोष्ठकों को धीरे धीरे पराग कण निकल करके बाहर जाते हैं और जा करके सीधे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और उस तरह से परागण किया करके, और धीरे धीरे जब वो परागण, अभी स्त्री केसर की चर्चा आज हम आपको नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुंकेसर ही जो है विस्तृत में है। पुंकेसर में हमने जो है पुतंतु बताया, परागकोश बताया और परागकण की बताया। ये बनते कैसे हैं? होता ये है बेटा, मातृ कोशिका से लघु बीजाणु धानी से पराग कण। बच्चों, इस पराग कोश की कोशिकाओं को, उन कोशिकाओं से जिनसे पराग कण का निर्माण होता है, उन पराग कोशिकाओं को हम मातृ कोशिका कहते हैं। इस मातृ कोशिका में अनेक कोशिकीय विभाजन होता है। अनेक कोशिकीय विभाजन के बाद जो है परागकण बनता है। तो होता क्या है, मातृ कोशिका में पहले अर्ध सूत्रीय विभाजन होता है और सूत्रीय विभाजन के बाद मातृ कोशिका से लघु बीजाणुधानी कोशिकाएं बनती हैं और फिर उसके बाद इनमें जो है लघु बीजाणुधानी कोशिका से परागकण का निर्माण होता है। यही परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके वहीं पर चिपक जाता है। स्त्री केसर की संरचना क्या होती है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज यही वादन समाप्त करता हूं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे यह वीडियो सभी को मिलता रहे। शेष धन्यवाद।